हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया टॉपिक लेते हैं विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, आज की क्लास में अपन छोटे छोटे मतलब अवधारणाएं कह सकते हो, परिभाषाएं कह सकते हो, इस टाइप की छोटी छोटी चीजों के बारे में करेंगे पहले अध्ययन, और उससे अपने क्या होगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में अपन आगे इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो विद्युत धारिता के अंदर जो सबसे फर्स्ट बात अपन शुरुआत करते हैं वो करते हैं अपन इसकी चालक की। सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेते हैं? चालक। ठीक है, चालक क्या होता है? कंडक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक, कंडक्टर। देखो, आप बेसिकली सब जानते हो कि कंडक्टर किसको बोलते हैं अपन। सबसे मिनिमम और बेसिक से बेसिक बात क्या है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। ठीक, ये सबसे नॉर्मल परिभाषा आपने 9th-10th में पढ़ी है कि चालक किसको बोलते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। फर्स्ट बात। अब सेकेंडरी है कि भाई चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, कोई तो रीजन होगा। तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड अगर अपन बात करें तो इसका सेकेंड क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब चालक पदार्थों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो बात होगी। ठीक है, अब ये चीज तो, लेकिन ये मतलब पदार्थ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जैसे अपने बैटरी, ये जो अपने जो द्वितीयक सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, उनमें सब अपन क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य होता है, तो उनमें क्या हो जाता है? आयन। तो हो सकता है कि आपको यूं भी बात आ जाए कि वे पदार्थ जिनमें आयन उपस्थित हो, और आयन किसमें होंगे? विद्युत अपघट्य में, जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं किन में होंगे? विद्युत अपघट्य के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बेसिक बात हो गई कि चालक किनको कहोगे? फर्स्ट, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाएंगे। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे चालक होंगे। थर्ड, वे पदार्थ जिनमें आयन उपस्थित होंगे, और आयन कैसे पदार्थ कौन सा होगा? वो विद्युत अपघट्य होगा। जैसे मान लो कि कोई घोल हो गया H2SO4, अपना एसिड है, इसका घोल हो गया, NaCl का घोल हो गया, ऐसे घोल हैं, उनमें करंट फ्लो किनके कारण होती है? आयनों के कारण होती है। किनके कारण होती है? आयन। तो इन ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। तो फर्स्ट हुआ अपना कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर अपने को कारण पता लग गया, कंडक्टर किसे कहेंगे? अपन इसको बोलेंगे। अब अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा? कुचालक। चालक हुआ तो इसका अपोजिट आएगा, तो दूसरा बात कर लिया अपन ने, कुचालक। तो दूसरे विद्युत रोधी या कुचालक, इसको विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। ठीक है, विद्युत रोधी या कुचालक जो होगा, इंसुलेटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, अब देखो, आप इंसुलेटर की बात करोगे तो ये इसका क्या होगा? अपोजिट होगा, क्योंकि चालक और विद्युत रोधी एक दूसरे की उल्टी चीज है। तो चालक में तो हमने शर्त आई थी कि वे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इंसुलेटर में क्या होंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट बात आ गई कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरा आपने क्या था? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए, तो विद्युत रोधी में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। तो मैं कहेंगे कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। उल्टा हो गया ना, चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे और अपने विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक चीज है कि चालक और कुचालक किसको बोलते हैं। तो चालक क्या हुआ अपना, चालक हुए कंडक्टर, किनको कहा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए, वे पदार्थ जिनमें आयन उपस्थित होते हैं या विद्युत अपकट्टे वाली कंडीशन में आयन वाली बात है। और इंसुलेटर के अंदर क्या हुआ कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। अब आप भी जानते हो। अच्छा, चालक के एग्जाम्पल की बात करें तो चालक के एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो आप, लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं ये होती है, लगभग सभी धातुएं, मतलब आपका आयरन हो सकता है, लोहा, चांदी, सोना, आपको जो भी धातु का नाम है, सोना आदि, ये सब क्या है, चालक है। ये सब क्या है, चालक है। इन सब के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये अपनी सब शर्तों को पूर्ण करते हैं, इनमें धारा भी प्रवाहित होती है। ठीक है, और विद्युत रोधी, विद्युत रोधी के एग्जाम्पल आप जानते हैं क्या हो जाएंगे विद्युत रोधी के, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, इस टाइप के, ये रबड़, प्लास्टिक, इन सब के अंदर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये यहां पर अपने सबसे पहले चालक और विद्युत रोधी, इन दो के बारे में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उनकी चर्चा करें। ठीक, अब यहां पर एक नाम आया अपने पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अपने को पता होना चाहिए भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। नाम से भी पता लग रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है, मुक्त होने का अर्थ क्या हुआ कि वो किसी से बंधे हुए नहीं है। अब आप भी जानते हो किसी भी परमाणु के अंदर क्या होता है, बीच में यहां तो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऐसे कक्षाएं होती है। ऐसे कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे कोई बाहर कक्षा होगी तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। अब आप जानते हैं कि जो अंदर वाली कक्षाएं हैं जो नाभिक के पास हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो क्या नाभिक के पास है तो नॉर्मल से इस नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल, क्योंकि नाभिक धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आप देखो जैसे नाभिक से डिस्टेंस या दूरी बढ़ेगी तो साधारण सी बात है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कमजोर। इस कारण जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत ही दुर्बल तरीके से नाभिक से बंधे होते हैं। तो उनको अपन यूं भी कह सकते हैं कि वो लगभग क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होते हैं, एक तो बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा, जो नाभिक से क्या हो, दूर, या यूं भी कह सकते हैं नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन। किसी भी पदार्थ में जो नाभिक से दूर रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। दूर, पहली बात। जो फ्री है मतलब वो किसी बाउंडेड नहीं है, तो ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये अपन कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये इसका गुण होता है, बहुत है, आगे अपने वो करंट में काम में आएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका अपोजिट भी होगा, कोई अपोजिट होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, बाउंडेड। तो बाउंडेड जो चार्ज होंगे कौन से सेकेंडरी कोड होंगे, बाउंडेड चार्ज। अब आप भी जानते हो इसका जस्ट अपोजिट है वो, तो बाउंडेड जो चार्ज होंगे बद्ध आवेश, क्या बोलोगे इनको, बद्ध आवेश, मतलब बंधे हुए हैं जो बाउंडेड चार्ज, बद्ध आवेश। बाउंडेड चार्ज या बद्ध आवेश हैं वो क्या होंगे, इसका अपोजिट, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो कौन जो है, जो न्यूक्लियस से दूर थे, न्यूक्लियस से जो बाह्यतम कक्षाओं से दूर वाले थे, इनको तो अपने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस के पास की कक्षाओं में रहेंगे वो न्यूक्लियस से प्रबल आकर्षण बल,
के कारण बंधे रहेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बद्ध आवेश। उनको क्या बोला जाएगा, बद्ध आवेश। ठीक है, बाउंडेड चार्ज वो कहलाते हैं कि जो इसके पास होंगे। ये बात हुई अपनी। तो दो वर्ड अपन ने ओरिजिन के बारे में जाना, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड चार्ज के बारे में। ठीक है, अब देखो ये सब जो अपन जो पढ़ रहे हैं जैसे चालक, विद्युत रोधी, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड, ये सब क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। इन सब के बारे में अपन जानेंगे तो फिर आगे अपन बढ़ेंगे तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कभी बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन, आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, बाउंडेड चार्ज कौन सा है, तो इसके लिए। ठीक है, अब देखो आप अगला है अपना पराविद्युत पदार्थ। अगला वर्ड क्या रहा है, पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, पराविद्युत पदार्थ किसको बोलेंगे, पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पदार्थ को बोल दिया सब्सटेंस। ठीक है, कौन सा वर्ड ले रहे हैं, पराविद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब देखो ये एक तरह से कुचालक टाइप के ही होते हैं। आप इनको कुचालक पदार्थों के में से कुछ पदार्थों को अपन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट गुण तो क्या होता है, पराविद्युत जो पदार्थ है इनका पहला गुण तो क्या होता है, आप देखो कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। देखो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा, अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। तो ये गुण तो किसका आ गया, कुचालक का आ गया ना, प्रवाहित नहीं होने देते तो कुचालक का आ गया। लेकिन अलग क्या है, परंतु विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। परंतु विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट, उसको विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, तो देखो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो अपना, उसका क्या गुण हुआ कि पराविद्युत किसको कहा अपना, कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को तो प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से है तो क्या, इंसुलेटरी है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रत्येक कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर है वो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करे। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक जो अपने सब्सटेंस हैं वो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंट जरूर करेंगे। इस कारण आपने इसको एक अलग वेराइटी दी है, पराविद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अपन पहले भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा वर्ड पढ़ा था तो वो इन्हीं से आया हुआ है। तो पराविद्युत पदार्थ, तो समझ गया, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो आप ये पराविद्युत पदार्थ है, ये भी दो तीन टाइप के हैं। अब पराविद्युत पदार्थ की भी अपन बात करें कि इनमें कौन कौन से होते हैं पराविद्युत पदार्थ। तो पराविद्युत पदार्थ में क्या होते हैं, देखो पराविद्युत फर्स्ट होता है इसमें क्या, ध्रुवीय। पहला कौन सा होता है, ध्रुवीय, और दूसरा क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। आपके डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के टाइप, एक तो पोलर, ध्रुवीय को क्या बोलते हैं, पोलर, इसको बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये पोलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, एक तो ध्रुवित हो गया, ये क्या हो गया, अध्रुवित हो गया। ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ, पोलर और नॉन पोलर हो गए। अब देखो पोलर और नॉन पोलर को अपन समझे इससे पहले आपको मैं छोटी सी एक डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं जिसको बोलते हैं आवेश का केंद्र। एक वर्ड आता है आवेश का केंद्र, आवेश का केंद्र। ठीक, सेंटर ऑफ चार्ज, क्या बोले, सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज ये क्या होता है, मतलब जैसे आप द्रव्यमान केंद्र नहीं होता भाई, कोई भी निकाय है, कोई बॉडी है, उसका एक द्रव्यमान केंद्र होता है भाई, उसके चारों तरफ अपन समान हो। ऐसे क्या होता है, किसी भी आवेश का एक केंद्र मानते हैं, जहां पर मानते हैं कि संपूर्ण आवेश की अपन कहते हैं किसी आवेश का
ऐसा बिंदु, किसी आवेश का ऐसा बिंदु जहां समस्त आवेश का केंद्र माना जाता है। ठीक, कि एक कोई ऐसा पॉइंट किसी भी चार्ज के अंदर, मान लो ये चार्ज है तो मान लो ये पॉइंट ले लिया अपन ने, तो ये किसी भी चार्ज का एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस चार्ज का क्या मान लिया अपन, सेंटर मान ले, तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। अपन बात कर रहे थे पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये वर्ड बीच में क्यों लिया अपन, क्योंकि अभी डेफिनेशन बात करेंगे तो इसमें बार बार आएगा। तो अपन सबसे पहले किसको पढ़ लें, पोलर को पढ़ लें। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले पढ़ते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, विद्युत पदार्थ। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पराविद्युत पदार्थ कौन सा पढ़ते हैं, ध्रुवीय। अब देखो इसमें इनके यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वही चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सबसे पहला ध्रुवीय पदार्थ, धन आवेश व ऋण आवेश, धन आवेश व ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते, केंद्र संपाती नहीं होते। ये इसका गुण है। मतलब डेफिनेशन भी कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनमें कि में उपस्थित धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन ले लो या इसका प्रॉपर्टी गुण धर्म मान लो कि इसके अंदर जो भी धनावेश और ऋणावेश है इनके केंद्र संपाती नहीं होंगे, पहली बात। अब ऐसे कौन से होते हैं, एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल देखो आप, HCl, H2O, ये सारे क्या है, ध्रुवीय अणु कहलाएंगे इनके, क्योंकि HCl में आप जानते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिली हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इन सब की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है, इस कारण इनके प्लस व माइनस के जो सेंटर हैं धनावेश और ऋणावेश के, वो संपाती नहीं होते हैं। इस कारण ये किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय, दूसरा गुण क्या होता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, का प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव डाइपोल, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, करता है। ठीक, देखो ये इसका गुण है। पहला गुण तो क्या था कि इनके धन आवेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है। दूसरा आ गया कि ध्रुवीय जो भी आपके डाइलेक्ट्रिक है इन सब के क्या है, इनका प्रत्येक अणु एक डाइपोल की भांति व्यवहार करता है। ठीक, पहली बात। हाँ, थर्ड, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, आघूर्ण शून्य होता है। ठीक, अब जब मान लो कई बच्चों को पता नहीं लगा होगा डाइपोल किसे कहते हैं और या आपको कह देंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इसके लिए आपको पहले वाली क्लासें देखनी पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, तो ये चीज ध्यान। तो तीन गुण कौन कौन से आ गए अपना, एक तो धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है, पहला ज्ञान। दूसरा, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक खुद डाइपोल की भांति अपना रिएक्ट करेगा, व्यवहार रखेगा, रिएक्शन देगा। और थर्ड, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये जो गुण, तीनों गुण जिन पदार्थों में है वो क्या कहलाएंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो आप, देखो कैसे होते हैं, देखो आपको बताऊं, जैसे ये है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक, कैसे होते हैं आपको बताऊं। पोलर डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन ऐसे होती है, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस ऐसे होते हैं। भाई अणु है, कोई भी अणु होगा उसमें प्लस माइनस तो होंगे, तो प्लस माइनस होंगे, ये अणु है, लेकिन इनके केंद्र संपाती नहीं है। संपाती करते हैं कि एक ही केंद्र पर नहीं है, इस कारण एक दूसरे के प्लस वाले का प्रभाव माइनस समाप्त नहीं कर पा रहा है, माइनस का प्लस नहीं कर पा रहा। संपाती होते तो एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं।
ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये तो एक सामान्य बात है, कब होते हैं? सामान्य कंडीशन में। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये आपने एक विद्युत क्षेत्र इस कंडीशन में इधर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इसके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपने किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। अब इस पे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आप भी जानो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पता लग रहा है कि इधर तो क्या है कोई प्लस और इधर क्या है कोई माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस। जैसे ये प्लस से माइनस इस पर लगाते हो तो ये क्या होता है कि इनमें जो भी आपका जो प्लस माइनस है अणु में, वो प्लस है वो तो इस माइनस साइड में जाने की और माइनस प्लस साइड में, तो ये इस टाइप से इनकी ये डिजाइन बन जाती है ऐसे। तो इधर तो क्या आएगा? प्लस, इधर आ जाएगा माइनस। ये एडजस्ट हो जाते हैं दोबारा, सारे ऐसे एडजस्ट होंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। समझे आप कि अब इनमें ध्रुवता और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस के बीच की दूरी अब बढ़ेगी। कारण ये जो आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रखा है, तो विद्युत क्षेत्र के की अनुदिश तो कौन आकर्षित होगा? धनावेश का केंद्र, और धनावेश का केंद्र, और विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा? ऋणावेश का केंद्र आकर्षित होगा। तो कोई भी अपने देखो अब लिखा था कि इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो यहां पर तो परिणामी देखो ये सारे एडजस्ट है, इन सबका ये भी एक द्विध्रुव है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, लेकिन सबका रिजल्टेंट अगर बात करोगे तो वो रिजल्टेंट 0 आएगा। लेकिन आप जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दोगे, आप रख दोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपके अणु हैं, ये एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। इसका इनकी ध्रुवता बढ़ जाती है। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की कंडीशन है। ये कब की है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति में ऐसा आएगा और नॉर्मल ऐसा होता। तो ये अपने जो है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो अपने सब्सटेंस है उनके बारे में अपने प्रॉपर्टी पढ़ी। आपको ध्यान रहनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, वो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है। एग्जाम्पल HCl H2O ऐसे आप काफी मिल जाएंगे। सेकेंडरी कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक खुद डाइपोल की भांति व्यवहार करेगा, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। थर्ड, इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन यदि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख दिया तो उस कंडीशन के अंदर ये एक द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित कर लेंगे। लेकिन वो क्या है? प्रेरित है, इंड्यूस हुआ है, हमने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ऐसा हुआ, अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो हुआ अपना ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ठीक है। अगला अपन बात कर लें इसका अपोजिट अध्रुवीय। अगला कौन सा हो जाएगा? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो अपन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये इसका अपोजिट होगा, तो फर्स्ट तो क्या होगा कि धन आवेश व ऋण आवेश के केंद्र क्या होंगे? संपाती। के केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है, पहली बात ये तो होना ही है। एग्जाम्पल बताऊं, आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल। CO2 एग्जाम्पल है इसका, N2 भी इसका एग्जाम्पल है, H2 भी इनका एग्जाम्पल है। ये जो ये अणु है ये सब क्या है? आपके नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या है? क्या होता है? संपाती होते हैं। थर्ड, अब क्या है? प्रत्येक अणु किसके? नॉन पोलर के। प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। आपके जो नॉन पोलर है उनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। अब वही चीज ये सामान्य रूप से कैसे होते हैं? सामान्य इनकी डिजाइन इस टाइप की देख लो आप। जैसे मान लो ये सामान्य की बात करें तो ऐसे होते हैं, ये ऐसे। इनके केंद्र क्या होते हैं? संपाती। प्लस माइनस के केंद्र एक ही जगह होते हैं इनके, इसका नहीं दूसरे को प्रभाव है। ये नॉर्मल है। ये कौन सी कंडीशन है इनकी? नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे ही आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया, मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो,
वही इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई कर दिया प्लस से माइनस। तो इनमें भी सेम वही होनी है जो कि इनमें हुई थी, ध्रुवित में हुई थी पोलर में, कि इनके भी प्लस माइनस के केंद्र अब संपातीय न होकर डाइवर्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस। और क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे अपन, इस कंडीशन में एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, था नहीं, लेकिन आपने क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इनके जो प्लस माइनस के केंद्र संपाती थे वो डाइवर्ट हो गए, और डाइवर्ट होने के कारण क्या हुआ, एक रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण इन्होंने बना लिया। लेकिन वो किसके कारण हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। इसका अंश क्या बोला, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, दोबारा देख लो नॉन पोलर के अंदर। नॉन पोलर फर्स्ट, पॉजिटिव व नेगेटिव आवेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती। एग्जाम्पल CO2, N2, H2, समझ रहे हो, ये सब क्या है, आपके नॉन पोलर है। फिर प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में कैसे होते हैं, इनके प्लस माइनस के केंद्र संपाती होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये केंद्र संपाती नहीं होकर क्या हो जाएगा, इनकी आकृति चेंज हो जाएगी, डम्बल टाइप की बनने लगेगी, और रिजल्ट क्या होगा, उससे एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हुआ अपना पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है अपना, आप अगर आप ध्यान देते तो समझ में आता है। अब देखो आप नेक्स्ट एक छोटी सी है ध्रुवण सदिश डेफिनेशन। क्या है, ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। डेफिनेशन कई बार पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं डेफिनेशन, देख रहे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, आप बताओ इनमें से कौन सा क्या होगा। तो ध्रुवण सदिश है या पोलराइजेशन वेक्टर, वो क्या है, इकाई आयतन, इकाई आयतन, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में या इकाई आयतन के कर दिया, इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी वेक्टर से। मतलब क्या हुआ, ध्रुवण सदिश की डेफिनेशन, इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, इसका ध्यान से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी वेक्टर से। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज होती है ध्रुवण सदिश की, कि रेखिक, रेखिक, रेखिक समदेशिक, रेखिक समदेशिक, बताऊंगा अभी क्या होते हैं, रेखिक समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों, रेखिक समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों में ध्रुवण सदिश, में ध्रुवण सदिश, में ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र, में ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, पी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई वेक्टर। कौन सी पदार्थ में होता है, रेखिक जो समदेशी पराविद्युत पदार्थ है उनके अंदर क्या होता है, ध्रुवण सदिश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे तो कांस्टेंट यूज करोगे, तो यहां पर कांस्टेंट यूज करेंगे तो वो इज इक्वल टू होगा पी इज इक्वल टू जाई ई, ये होता है। ये जो आपका जाई ई है इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि जो रेखिक समदेशिक पदार्थ हैं उनमें ध्रुवण सदिश है, उनकी बात कर रहे हैं, उनमें ध्रुवण सदिश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव, समानुपाती चिन्ह हटाओगे, यहाँ पे किसको यूज किया, जाई को। जाई आपका एक कांस्टेंट यूज किया है, आपके मतलब थोड़ा सा डिजाइन टाइप का एक्स मान सकते हो आप, डिजाइनदार एक्स है, थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बनेगी इसकी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो इसका नाम स्मॉल ई लगा दिया। ये क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति होती है। ठीक है,
और विद्युत प्रवृत्ति क्या होता है? किसी भी पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता की एक प्राकृतिक माप है। विद्युत प्रवृत्ति क्या है? किसी भी पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता का एक प्राकृतिक माप है, प्राकृतिक माप है। ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति क्या है? किसी भी पराविद्युत पदार्थ की एक क्या है? किसी भी पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता की एक क्या है? प्राकृतिक माप होती है। ठीक है, तो ये चीज है। मतलब ध्रुवण सदिश क्या हुआ? इकाई आयतन में ध्रुवण सदिश क्या हुआ? इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ हैं, उनमें ध्रुवण सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, और प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो जाई को अपन यूज किया। जाई क्या है इसमें? विद्युत प्रवृत्ति, और विद्युत प्रवृत्ति क्या होगी? किसी भी पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता का एक प्राकृतिक माप है। ठीक है, नेचुरल कांस्टेंट है। हाँ, ये एक विमाहीन होती है। ये क्या है? विमाहीन राशि, इसका कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं है। क्या है? विमाहीन राशि है। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया रेखिक समदेशिक। क्या आया? रेखिक समदेशिक। तो देखो रेखिक समदेशिक पदार्थ कौन से होते हैं? रेखिक समदेशिक पदार्थ। ठीक है, रेखिक समदेशिक पदार्थ किनको बोलेंगे? कि जिन पदार्थों के लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। अपन कहना कि जिन पदार्थों के लिए कहते हैं के लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ऐसे रेखिक, मतलब क्या हुआ? रेखिक समदेशिक आपके पराविद्युत पदार्थ हैं कि जिन पदार्थों के लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित कब होता है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तभी तो प्रेरित होता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। अगर आपने विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया तो आपका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा, और साथ में होगा भी कौन सी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ये साथ में होगा भी कहां पर? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ठीक है, तो ये अपना ध्रुवण सदिश हुआ। अब देखो आज अपन ने छोटी छोटी क्या बातें करी अपन। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को अगर आप रिवाइज करना चाहो तो 1-2 मिनट में अपन देख लेते हैं। देखो पहला है चालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें या आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, सारे कौन है? सारे मेटल चालक में आते हैं। इंसुलेटर विद्युत रोधी, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन होंगे? प्लास्टिक, रबड़। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की परमाणुओं में नाभिक से दूर बाह्यतम कक्षाओं में जो उपस्थित होंगे उनको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इंटरनल कक्षाओं में नाभिक के पास बंधे होंगे उनको क्या बोलेंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पैराविद्युत पदार्थ हमने कहा ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा तो प्रवाहित होने नहीं देते, लेकिन साथ में क्या है? विद्युत प्रभाव जरूर दर्शाते हैं। तो ऐसे पैराविद्युत पदार्थ अपने कितने प्रकार के आए? एक तो क्या है? ध्रुवीय, दूसरे क्या है? अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, फिर एक आवेश केंद्र की बात करी थी। आवेश केंद्र हमने कहा किसी भी आवेश का वह बिंदु जहां पर संपूर्ण आवेश को निहित मान ले, आवेश केंद्र कहलाता है। अब फिर हमने पढ़ा पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या कौन सा था? कि ऐसे अपने कहा कि मतलब जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है, जैसे एग्जांपल HCl, H2O, इस टाइप के ध्रुवित आते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में प्रत्येक अणु एक खुद क्या होता है? डाइपोल होता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल तो करते ही नहीं एक दूसरे को। ठीक है, और इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। फिर नॉर्मल बात करी थी मैंने कि सामान्य रूप से ऐसे होते हैं ये,
ठीक है, लेकिन मतलब प्लस माइनस है और इनके केंद्र संपाती नहीं है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो ये एक डंबल टाइप की शेप बनाते हैं, प्लस माइनस के जो केंद्र है इनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है, ठीक। और अध्रुवीय केंद्र क्या पढ़ा था कि इनके धनावेश ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती। एग्जाम्पल CO2, N2, S2, Cl2, F2, ये सारे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इनमें क्या होता है, शून्य होता है। सामान्य रूप से नेचुरल रूप से ये ऐसे होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के केंद्र क्या है, संपाती केंद्र, ऐसे कह रहा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इनमें वापस क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो एक क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने, ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर क्या थी डेफिनेशन, इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर। और रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थों में क्या होता है, आपका ध्रुवण सदिश है वो किसके इक्वल होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइड रिमूव किया तो हमने क्या यूज किया, जाई ई, ठीक है, जिसको अपने क्या कहा, विद्युत प्रवृत्ति, जो एक विमायन राशि है और ये किसी भी पदार्थ की क्या है, ध्रुवता की एक प्राकृतिक माप है। फिर रैखिक समदेशिक पदार्थ के बारे में बताया मैंने कि जिन पदार्थों के लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तो क्या होता है, समानुपाती और विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्यमान होता है, ठीक है। आप भी जानते हो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कब होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अपन ने करी थी, ठीक है। आप इसको ध्यान से एक दो बार रिवाइज करें, आपको रिमेंबर है, मुझे थोड़ी थ्योरी है इसमें, ठीक है। तो बच्चों आज का क्वेश्चन, अब अपन आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपको आंसर प्राप्त हो तो आप जरूर बताएं, बाकी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूंगा। आज का क्वेश्चन है, वायु की पराविद्युत सामर्थ्य होती है, वायु की पराविद्युत सामर्थ्य होती है, ए 2 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, बी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, सी 4 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, डी 0। जो भी आंसर हो आपके अनुसार आप उसको जरूर बताएं, और आपसे होता है तो आंसर कमेंट में बताएं, और नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।